नमस्कार श्रोताओं, स्वीकार कीजिए सालेहा का अभिवादन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी जयपुर का क्षेत्रीय समाचार एकांश प्रस्तुत करता है विशेष कार्यक्रम योग और जीवन जीने की कला। इस पर बात करने के लिए आज हमारे मेहमान हैं योग प्रशिक्षक अभिषेक सोती। आप आर्ट ऑफ लिविंग राजस्थान में योग प्रमुख हैं। नमस्कार अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी स्टूडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की और ये कह रहे हैं कि जीवन जीना एक कला है। अगर हाँ, तो इसे किस प्रकार सीखा जा सकता है और योग इसमें किस प्रकार सहायक है? योग एक जीवन शैली है, केवल एक व्यायाम नहीं है। जब हम कहते हैं ना, योग की शुरुआत ऋषि पतंजलि इसी चीज से करते हैं, अथ योगा अनुशासनम। जीवन में अनुशासन आता है योग करने से। और जीवन में जो वृत्तियां हैं जो हमें परेशान करती रहती हैं, मन सोचता रहता है, प्लानिंग करता रहता है हर वक्त, तो योग में जब स्थित होते हैं तो शांत होते हैं और सही डायरेक्शन मिलती है लाइफ में, तो डिसीजंस हमारे अच्छे हो सकते हैं। तो जीवन जुड़ा हुआ है योग के साथ। हम ये बात करें कि आपको लग रहा है कि योग जो है सिर्फ आसन नहीं है, शारीरिक नहीं है, इसके बहुत से पहलू हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि योग किस तरह एक तो शरीर को निरोग रखता है और वो दूसरे पहलू कौन कौन से हैं? क्या वो शारीरिक के अलावा मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक भी है? बिल्कुल, आपने प्रश्न का उत्तर भी दे ही दिया। ये हम अधिकतर लोग जानते हैं कि योग यानी व्यायाम, पर इससे कई गुना अधिक है वो। आसन हमको जीवन में द्वंद्व भी खत्म करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी किसी व्यक्ति का अगर ऊंचाइयों तक पहुंचना हो तो योग के माध्यम से वो पहुंच सकता है। गीता में कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता योग से आती है। हर पहलू योग से जुड़ा हुआ है जीवन का। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की और 2025 यानी इस वर्ष की जो थीम है वो कहती है कि योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इसे आप किस प्रकार देखते हैं? जैसे हमने पहले ही कहा कि योग एक जीवन शैली है, तो पृथ्वी जो ये थीम दी गई है बहुत ही सुंदर थीम है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी प्रकृति को साफ सुथरा रखें। पृथ्वी से ही हमें जीवन मिला है, अंतोगत्वा हम पृथ्वी में ही मिलने वाले हैं। हम एक जागरूक नागरिक बने, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें योग करके और प्रकृति का, पर्यावरण का भी ध्यान रखें। और ये संकल्प लें हम इस योग दिवस पे कि हम आगे इस पथ पर चलते रहेंगे। यानी कुल मिलाकर जब हम अपने स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तभी हम दूसरों का भी, और ये ग्रह जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, इसकी सार संभाल कर सकेंगे, इसका ध्यान रख सकेंगे। अभिषेक जी, आपको क्या लगता है कि क्या आधुनिकता की इस दौड़ ने, इस आपाधापी ने हमें योग से दूर किया है? अभी तो जागरूकता और आती जा रही है। मुझे लगता है जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में फिर से ये संकल्प दिलाया हम सबको और यूएन में ये शुरुआत हुई कि इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाए, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, एक टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद तो आज आप देखो, विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो योग के बारे में नहीं जानता होगा। लोग इतने जागरूक हुए हैं, आज युवा भी इतना जागरूक है और खूब लोग योग कर रहे हैं। सर, अभी आपने कहा कि जो योग है वो भारत की अभूतपूर्व देन है पूरी दुनिया को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसे वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित किया है, दुनिया भर में इसे पहुंचाया है और इसे प्रचारित भी किया जा रहा है। लेकिन क्या कारण है कि नई पीढ़ी तक ये नहीं पहुंच पा रहा? हम अगर नई पीढ़ी को देखते हैं तो उनमें कई सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। एकाग्रता की कमी है, वो बहुत ही जल्दी चिंता और अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं। जीवन कौशल की जो आपने बात कही, कहीं ना कहीं उसकी कमी नई पीढ़ी में नजर आती है। तो किस प्रकार जो परिवार के लोग हैं, परिजन हैं, माता पिता हैं, वो नई पीढ़ी को योग के माध्यम से सशक्त और मजबूत बना सकते हैं? आज हो क्या रहा है, लोग पैसा खूब कमा रहे हैं, उस पैसा कमाने के चक्कर में अपने शरीर पे ध्यान देते हैं नहीं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसके बाद वही पैसा जो उन्होंने कमाया, आधे से ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है बीमारियों से उभरने के लिए, ठीक होने के लिए। ये कोई इंटेलिजेंट वे तो है नहीं, कोई बहुत बुद्धिमान पूर्ण तरीका है नहीं जीवन जीने का। मैं ये नहीं कहूंगा कि पैसा ना कमाए, पैसा जरूर कमाए, पर साथ में ये भी ध्यान रखें कुछ समय अपने लिए निकालें। जब आप योग करते हैं, आसन करते हैं, फिर थोड़ा ध्यान करते हैं, वो समय है जो आप अपने आप को दे रहे हैं। और इसके लिए थोड़ा स्वार्थी भी होना पड़े तो हो जाए, क्योंकि जब आप अपने को समय देते हैं तो आप एक्चुअली दूसरों की मदद और बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
नई पीढ़ी के लिए योग को एक अलग तरीके से उनको प्रस्तुत करना पड़ेगा, उनके लिए एक आनंदपूर्ण वातावरण विकसित करा जाए। और मुझे लगता है ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, क्योंकि लोगों में एकदम से जागरूकता बढ़ती है, सब एक साथ आते हैं, ग्राउंड्स पे लोग इकट्ठा होते हैं, तो एक उत्साह बढ़ता है। और थोड़ा सा अगर हम फ्लेवर चेंज करके उनको वही चीजें प्रस्तुत करें तो नई पीढ़ी भी बड़ी आसानी से अपनाती है, क्योंकि नई पीढ़ी को क्या चाहिए, एक युवा को चाहिए कि वो अपने आप को खुल के व्यक्त कर सके, वो प्रसन्न रहे, वो खुश रहे, वो मस्त रहे। पर उसको ऐसे समझाना पड़ेगा कि भाई योग कोई बोरिंग सी चीज नहीं है, बड़ी मस्ती मस्ती में, खेल खेल में भी करा जा सकता है। जैसे आजकल स्पोर्ट्स योगा भी काफी फेमस हुआ है, उसके लिए भी अवार्ड्स मिलते हैं, तो इस तरह से वो आकर्षित हो रही है। मुझे ऐसा लगता है मेरे संपर्क में जो युवा लोग आ रहे हैं वो काफी इससे आकर्षित हो रहे हैं योग से। तो आपको लगता है कि नई पीढ़ी में योग को लेकर काफी सजगता बढ़ी है। एक सवाल यहाँ ये आता है कि हम योग के बारे में जानते हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले बहुत सारी गतिविधियां होती है, लेकिन ये कोई एक दिन की चीज नहीं है। किस तरीके से इसे एक संकल्प के रूप में या जीवन शैली के एक अंग के रूप में अपनाया जाए, जीवन के हिस्से के रूप में? बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिवस जो मनाया जाता है उसका उद्देश्य ये है कि एक दिन बस सेलिब्रेट कर लिया, एक दिन योग को याद कर लिया, वो काफी नहीं है। हम इस दिन इकट्ठा हों, एक दूसरे के साथ ये संकल्प लें कि प्रतिदिन रोज किसी न किसी रूप में योग को अपनाएंगे और उसका अभ्यास करेंगे। ये ही इसका उद्देश्य है। आप हमारे श्रोताओं को कुछ आसान से, कुछ प्रभावी ऐसे कुछ योगासन बताना चाहेंगे जो रोजमर्रा की जिंदगी में वो थोड़ी देर के लिए शामिल कर सकते हैं, अपने जीवन को ज्यादा बेहतर और सुखद बना सकते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले योग की जब भी शुरुआत करें, यानी आसन्स की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक योग तो एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट हो गया, जब हम आसन्स कर रहे हैं सबसे पहले एनर्जाइजिंग ब्रेथ्स कर लें, यानी कि अपने शरीर को ऊर्जा से भर दें, अच्छे से सांसें ले लें, गहरी लंबे सांसें। सिंपल है, हम अभी जो सांस ले रहे हैं एक्चुअली हम सांस ले नहीं रहे हैं, वो तो अपने आप से चल रही है, आ रही है और जा रही है ना। तो थोड़ा मेहनत करके, थोड़ा एफर्ट लगा के लंबी गहरी सांसें लें। फिर एक प्रक्रिया कर सकते हैं कपालभाति। कपालभाति इसलिए मेंशन कर रहा हूं मैं क्योंकि ये बहुत कॉमन है, कई लोग ने देखी हुई है, जानते ही हैं। बस सही तरीके से करना जरूरी है, बहुत फास्ट ना करें। सांस छोड़ने पे उस पे फोकस होता है, पेट को अंदर करते हैं और सांस छोड़ते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया को भी समय दें, बहुत फटाफट ना करें। कपालभाति करने के बाद कुछ स्ट्रेचेस कर लें खड़े होकर, जैसे दोनों हाथों को ऊपर करा और ऊर्ध्वताड़ आसन कर लिया, पूरा बॉडी का स्ट्रेच कर लिया। बेसिकली हमारी जो स्पाइन है ना, उसके लिए अगर आप कुछ कर लेते हैं, अगर आप बिगनर हैं और स्पाइन को लंबा कर लेते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं, स्पाइन जिस तरह से मुड़ सकती है उसको उस तरह से मोड़ लेते हैं, जैसे कैट स्ट्रेच कर लिया, बिल्ली आसन, और वैसे ही पीठ के बल लेट के हमने सेतुबंद आसन कर लिया। कहते हैं जब तक हमारी रीढ़ की हड्डी को पूरा विश्राम नहीं मिलता, शरीर को विश्राम नहीं मिलता। तो अगर आप कुछ ही करना चाहते हैं, थोड़ा ही करना चाहते हैं, तो इतना करें, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े। सर, योग के जरिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा उद्देश्य पूरे विश्व को स्वस्थ रखना है और ये भारत की ओर से मानवता को अमूल्य उपहार है। तो किस प्रकार शरीर को निरोग और निरामय रखने में योग की भूमिका है? क्या वाकई इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है? बिल्कुल, अब तो इस पे शोध भी हो गया है। जो लोग लगातार योग करते हैं, और अभी हमने देखा भी था जब समय ऐसा आया था कोविड काल, तो जो लोग लगातार योग कर रहे थे या प्राणायाम कर रहे थे, अगर उनको इन्फेक्शन हुआ भी, वो जल्दी उससे उबर गए, जल्दी ठीक होने लग गए, क्योंकि उन्होंने उनके फेफड़ों पे उन्होंने काम किया हुआ था, है ना। जो योग करते हैं, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी हेल्थ से। जितना आप अच्छा सांस ले पाएंगे गहरा लंबा, उतना आप स्वस्थ हैं। जब आप अस्वस्थ होते हैं तो श्वास कैसी हो जाती है, आप देखो। ये तो स्वस्थ जीवन शैली की बात हुई। सर, अगर कोई व्यक्ति रोगी है, मरीज है, तो क्या इसे एक ऑल्टरनेट थेरेपी के रूप में भी शुरू किया जा सकता है? आजकल इसके ऊपर भी काम हो रहा है। योगा एज अ थेरेपी भी इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कई लोगों को डायबिटीज की दिक्कत होती है, तो उनके लिए उस तरह का योगा अभ्यास और थेरेपी के रूप में एक ट्रेन्ड प्रशिक्षक के अंतर वो करे तो उसका लाभ मिलता है। अभी आपने बात कही कि बहुत जगह सामूहिक योगाभ्यास के आयोजन होते हैं, पार्क भी होते हैं, क्लब्स भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वापस लोगों को जोड़ने का भी माध्यम बन गया है? एक कम्युनिटी लिविंग में एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करने में भी योग की बड़ी भूमिका सामने आ रही है।
बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि योग, जब कोविड काल था, लोग अपने घरों तक सीमित हो गए, बच्चे भी सीमित हो गए, तो अब योग के माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, और एक साथ जब आप कोई साधना करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, सबके मन भी मिल जाते हैं और उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो कुल मिलाकर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आपका माहौल अच्छा होता है और एकजुटता का, सामूहिकता का संदेश भी लोगों के बीच योग के माध्यम से जाता है। सर, योग को आप कितना व्यापक मानते हैं? योग देखिए एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। अभी जब हम योग की जब एकदम बात करते हैं तो सबके मन में जो माइंड में पिक्चर जो बनती है वो है आसन्स बन जाते हैं कि योग मतलब आसन्स। पर अब आप देखो, भगवत गीता में कहा गया है ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सब योग के अलग अलग पहलू हैं। सभी योगों का उद्देश्य तो वही है। किसी भी आप एक योग को पकड़ के चलो, अल्टीमेटली जो निर्वाण की प्राप्ति है या एक ऐसा जीवन जो आप अंदर से एकदम सेंटर्ड हो, हिलते नहीं हो और अपने जीवन को सुचारू रूप से चला रहे हो, तो कोई भी एक पाथ आप पकड़ लें और पहुंचेंगे तो वहीं पे। सो ये अलग अलग पाथ हैं योग के और इसमें गहराई से जाया जा सकता है। और ये भी बहुत सुंदर सी बात है कि ये एकता का भी बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, कोई पंथ की बात नहीं है, कोई संप्रदाय की बात नहीं है, बल्कि लोगों को जोड़ने की ही बात है और कोई भी इससे आसानी से जुड़ सकता है। बिल्कुल सही है। जो भी मनुष्य अगर आप हो, आप सांस ले रहे हो, अपने शरीर को एक तरीके से मोड़ रहे हो, एक कायदे के साथ संतुलन बिठा रहे हो अपने शरीर में, तो इसमें कहीं धर्म की तो बात कोई आती ही नहीं है। इसकी शुरुआत किसी भी उम्र में की जा सकती है। देखिए 8 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो खुद पहले से योगी होते ही हैं। अगर आप उन छोटे बच्चों को देखो, इनफैक्ट 2-3 साल के बच्चों को आप देखो, बिस्तर पे लेटे लेटे कभी अपने हाथ ऊपर करते हैं, पैर ऊपर करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो स्वाभाविक रूप से कर ही रहे होते हैं, योगिक क्रियाएं करते हैं। उनसे तो हम सीख सकते हैं और 8 साल के बाद उनको हम थोड़ा सिखा सकते हैं, अच्छे से योगासन डीप में ले जा सकते हैं। और अधिकतम किस उम्र तक इसे किया जा सकता है? देखो, अगर आपने पहले शुरुआत कर दी है तब तो आप जब तक जी रहे हो, अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा एक पद्मश्री, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उनको योग के लिए मिला था। वो शायद 100 साल की उम्र के आसपास थे और वो योगाभ्यास कर रहे थे। यानी कि आप पहले से अगर कर रहे हो आसनास तो आप ताउम्र कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एकदम बाद में शुरुआत करते हो, लोग सोचते हैं जब हम 40 के, 50 के, 60 के हो जाएंगे तब योगा या तब ध्यान लगाएंगे, तब तो शरीर इतना काबिल नहीं होता, मन भी इतना विचलित हो गया होता है कि सीधे बैठ नहीं पाते और शरीर मोड़ नहीं पाते। तो शुरुआत जितनी पहले करें उतना अच्छा है। सर, आपने बहुत सारी प्रेरणादायक बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। अगर हम चाहें कि एक फ्रेज में आप क्या संदेश देना चाहेंगे श्रोताओं के लिए कि वो योग से जुड़े? इस साल का तो यही संदेश है। ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाने जा रहे हैं कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। सो योग खुद भी करें, अपने घर के लोगों को प्रेरित करें, वो करें और पृथ्वी का ध्यान रखें। छोटे छोटे हमारे कदम हम पृथ्वी को, उसकी जो पंचभूत हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं। हमारा जीवन बहुत बहुमूल्य है। अपने आप को अगर हम स्वस्थ रखते हैं तो केवल हम अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी एक सेवा ही कर रहे हैं उस समय, क्योंकि वो परिवार हमसे जुड़ा हुआ है। अगर हम नाखुश हैं, अस्वस्थ हैं, तो वो भी दुखी हो जाते हैं। तो योग करते रहें, निरोगी रहें, मस्त रहें, खुश रहें। सर, योग को इतनी आसान सी भाषा में समझाने के लिए, हमारे श्रोताओं के साथ इस गूढ़ विषय को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, आशा है आप भी जीवन की इस कला को समझेंगे कि योग विज्ञान भी है और कला भी है और अपने जीवन को संवारेंगे। आइए हम सब योग की शुरुआत करें, योग को जानें और योगमय हो जाएं। एक बार फिर अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार स्टूडियो में आने के लिए और श्रोताओं के साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। श्रोताओं, आपसे आज्ञा ले उससे पहले बता दें, कार्यक्रम का संपादन किया राजेंद्र सिंह डारा ने और संयोजन डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी, प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना। नमस्कार।